नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उतार चढ़ाव को अपने पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर नहीं डालने देना है तो आपको कोई ऐसी कैटेगरी का चुनाव करना चाहिए जो कि बाजार की उथल पुथल से आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होने से बचाए। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों का समावेश होता है और वहीं मल्टी कैप कैटेगरी भी है और इसमें भी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज का एक्सपोजर होता है। अब ये दोनों कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसी हैं, क्यों आपको फ्लेक्सी कैप चुनना चाहिए या मुनाफे के लिए मल्टी कैप फंड कैसे हैं, इस पर आज रहेगी हमारी खास चर्चा। और हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं शो में, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। कर्नल संजीव गोविला रिटायर्ड हैं, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव। संजीव जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस शो में। और जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा कि बाजार के उतार चढ़ाव में हम यूजुअली ऐसी कैटेगरीज को तलाशते हैं, ढूंढते हैं जो कि कम से कम इम्पैक्टेड हो ऐसे किसी भी उतार चढ़ाव से, या जो भी हम उथल पुथल आजकल के बाजार में देख रहे हैं। और काफ़ी वैसे तो है काफ़ी सारी कैटेगरीज जो कि थोड़ी बहुत स्थिरता हमारे पोर्टफोलियो को प्रदान करती हैं, पर आज हमारा फोकस रहने वाला है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरीज में, क्योंकि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैप्स का एक्सपोजर होता है। सबसे पहले मैं फ्लेक्सी कैप के बारे में इनफैक्ट आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि 2020 में सेबी ने ये नई कैटेगरी लाई थी और कई जो फंड्स थे वो मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी आ गए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या है, इसकी खासियत? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, और सभी दर्शक गणों का मैं स्वागत करता हूं। जब हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की बात करते, ये नहीं कि ये दोनों फंड्स जो हैं किसी भी तरह की आपकी मार्केट की फ्लक्चुएशन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, लेकिन इनके अंदर ये फायदा रहता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जिस भी तरह के इक्विटी, जिस तरह की कैटेगरी में जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स को कहा जाता है गो एनीवेयर फंड। गो एनीवेयर मतलब जो फंड मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप लेना चाहता है, स्मॉल कैप लेना चाहता है, मिड कैप लेना चाहता है या कोई भी और कैप लेना चाहता है, बड़े आराम से किसी में भी जा सकता है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की नहीं हो सकती। वो देखता है सिनेरियो किस चीज के लिए बिल्डअप हो रहा है या इस समय किस चीज का सिनेरियो है, तो वो उस कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स को उठा सकता है। ओके, तो ये किसी भी मतलब स्वतंत्र होते हैं ये कैटेगरी फंड चुनने में, बी इट लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, और कम से कम इक्विटी में 65% निवेश होना तो इसमें जरूरी है। पर इसी के कंपैरिजन में हम मल्टी कैप की बात करें, जो कि एक पुरानी कैटेगरी है, उसमें भी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप होता है, तो ये फ्लेक्सी कैप से अलग कैसे है? हाँ, ये जो है कंफ्यूजन ये हमेशा रहता है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। अब मल्टी कैप नाम से लगता है भाई इसमें भी आप कोई भी कैपिटलाइजेशन के ले सकते हैं, लेकिन सेबी ने क्या किया है, जब 2020 में ये नई कैटेगराइजेशन वगैरह शुरू हुई थी, तब उन्होंने ये कहा कि फ्लेक्सी कैप में तो फंड मैनेजर कुछ भी रख सकता है, जो उसकी मर्जी है वो रख सकता है, लेकिन मल्टी कैप में उन्होंने कहा क्योंकि नाम मल्टी कैप है तो तीनों कैटेगरीज मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों होना जरूरी है। और ये भी उन्होंने फिक्स कर दिया कि कम से कम जितना भी इक्विटी हेल्ड किया जा रहा है उसका 25% ईच तीनों कैटेगरीज को रखना ही पड़ेगा। बाकी जो बचता है 25% वो अगेन जो है फंड मैनेजर की अपनी कॉल है कि वो क्या लेना चाहता है। तो इस तरह से फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर एक्चुअली फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब जब हम आजकल के बाजार को देख रहे हैं संजीव जी, एक दिन ऊपर बाजार रहते हैं, एक दिन नीचे आ जाते हैं, तो बेसिकली काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में नजर आ रही है। एक स्टैंडर्ड हमें माहौल या मूड बाजार का नहीं दिख रहा है। ऐसे में अभी के बाजार में फ्लेक्सी कैप जो फंड है, क्योंकि इसमें तीनों ही मार्केट कैप्स का एक्सपोजर है और किसी भी मार्केट कैप में आप स्वतंत्र हैं कितने भी एक्सपोजर लेने से,
तो ये कैसे कुशन एक प्रदान करता है बाजार की अनिश्चितता से? ओके, फ्लेक्सी कैप के अंदर क्योंकि फंड मैनेजर की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और जब आप एक एएमसी का सोचते हैं कि मुझे इस एएमसी का ये फ्लेक्सी कैप फंड को देखना है, तो ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया होता है कि ये एएमसी के जो फंड मैनेजर्स हैं, ये इस काम के लिए, इस फंड की कैटेगरी के लिए बेटर है। जब आपने ये कर ही लिया है, तो बेटर रहता है कि आप फ्लेक्सी कैप के अंदर ज्यादा जाएंगे, तो आप जो है फंड मैनेजर को पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, और आप मार्केट के हिसाब से अपने पूरी एसेट एलोकेशन को ले लीजिए। मल्टी कैप के अंदर अगेन फंड मैनेजर जो है 25%, 25%, 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अंदर अटका रहता है। तो चाहे मार्केट ऊपर हो, डाउन हो, वो इस वाले को तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें कहीं पे जाकर के फ्लेक्सी कैप बेटर लगते हैं। और मान लीजिए इस समय काफी वोलेटाइल सिनेरियो चल रहा है, और फंड मैनेजर सोचता है इस समय लार्ज कैप में रहना हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है, तो लार्ज कैप में कितना भी कर सकता है। वहां पे दूसरे मल्टी कैप के अंदर 50% उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप में क्योंकि एक स्वतंत्रता होती है लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर घटाने और बढ़ाने की, तो से थोड़ा बहुत सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब जो निवेशक हमें देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही बहुत ही एक बारीक डिफरेंस है, फिर भी बहुत ही अहम डिफरेंस है, तो कैसे निवेशकों के लिए संजीव जी आप कहेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, मल्टी कैप किस तरीके के निवेश के लिए सही रहता है, या फिर दोनों ही फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड किसी के पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? मल्टी कैप की अगर पहले बात करें, तो देखिए मल्टी कैप जैसे मैंने बताया 50% मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना ही रहना है। इसलिए जब भी मल्टी कैप फंड चूज किया जाए, तो ये मान के किया जाए कि ये मेरा डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ये लॉन्ग टर्म फंड है। मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कभी भी 5 साल से कम के सिनेरियो के लिए की इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए नहीं लिए जाते हैं। इसलिए इफेक्टिवली मल्टी कैप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। जब हम फ्लेक्सी कैप के लिए पर आते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में हमारा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि अपनी डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकतर अच्छे फंड मैनेजर्स ज्यादा लार्ज कैप में रखते हैं। तो लार्ज कैप का मतलब है कि आप उसको रेगुलरली रीबैलेंसिंग करना, वो सब कुछ चलता रहता है आपके पोर्टफोलियो में, और उसको आप थोड़ा कम सिनेरियो के लिए, कम टाइम फ्रेम के लिए भी देख सकते हैं। पर मल्टी कैप डेफिनेटली 5 इयर्स प्लस, मैं कहूंगा 7 साल एंड अबव के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए गोल्स हम कर रहे हैं, एजुकेशन के गोल्स कर रहे हैं, या बहुत लंबा हमारा रिटायरमेंट का गोल है, तो हम मल्टी कैप फंड्स को देख सकते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे फंड्स बताइए संजीव जी, मल्टी कैप कैटेगरी से भी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से भी, जो कि पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगी दोनों कैटेगरी से? अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बढ़िया फंड है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी करता है। टिपिकली 23 से 25% उसका इंटरनेशनल फंड्स भी रहते हैं। इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा है इंटरनेशनल में, इसलिए वो जो भी नई हमारी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, वो सारी इंडियन फंड्स में ही इंडियन स्टॉक्स में ही जा रही है। बट टिपिकली ये 23 से 25% रखता है इंटरनेशनल स्टॉक्स में। फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक फंड है जिसने पिछले कुछ समय में, कुछ एक महीनों में, 1 साल से कम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक फंड है जो हम रिकमेंड करते हैं। केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी डाउनसाइड रिस्क ये बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जो कुछ टाइम पहले काफी नीचे चला गया था, ये भी एक इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, जैसे टिपिकली क्या एक पोर्टफोलियो में कहा जाता है कि एक कैटेगरी का एक फंड रखें, बट अगर आप पराग पारिक ले रहे हैं फंड, तो मैं ये कहूंगा बाकी तीनों फंड जो मैंने बताए उनमें से एक फंड और आप रख सकते हैं। मल्टी कैप में आते हैं, तो मल्टी कैप में 2 फंड्स हमें अच्छे लगते हैं, एक एसबीआई मल्टी कैप फंड और एक एक्सिस मल्टी कैप फंड। ये दोनों फंड्स की डाउनसाइड रिस्क बड़ी अच्छी प्रोटेक्ट होती है। बड़ा अच्छा इन्होंने अपना कंसिस्टेंट
प्ले किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो संजीव गोविला जी की पसंद फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी से फंड्स आप देख पा रहे हैं जो कि वो रेकमेंड कर रहे हैं। एक या दो फंड्स दोनों ही कैटेगरीज के आप चाहे तो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ पहले कॉलर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, उनसे जरा बात करते हैं। पश्चिम बंगाल से पलाश विश्वास हमारे साथ है। पलाश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। जरा बताएंगे 35 साल की उम्र में आप कुछ 4,000 का निवेश कर रहे हैं, कैसे गोल्स के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं अपनी? एक्चुअली मैडम, एक्चुअली ये जो दो फंड है मेरा नया नहीं है। एक्चुअली ये मेरा 2-3 साल पुराना था, लेकिन लास्ट कोरोना का टाइम पे मैं पैसा उठा लिया था और वो स्टॉप हो गया था, तो मैं फिर से चालू किया। पैसा है उसमें, मतलब ये टोटल 3 साल से चल रहा है। एक्चुअली मेरा लक्ष्य मेरे को मेरा बेटी का पढ़ाई के लिए और मेरे रिटायरमेंट के लिए मेरे को करना चाहिए था। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूँ और मैं कंजर्वेटिव जैसे नॉर्मल है, और मेरे को 2-3 फंड ऐड करना है। क्या मैं यही फंड में कंटिन्यू रहूँ, क्या मेरे को और 2-3 फंड, क्योंकि मैं 10,000 तक सेव कर सकता हूँ, मंथली SIP कर सकता हूँ। अभी 4,000 कर रहा हूँ, तो और 6,000 ऐड करना चाहता हूँ। इसके साथ मेरा रिटायरमेंट भी प्लानिंग है, और रिटायरमेंट में मैं सोच रहा हूँ कि एनपीएस पे जाना बेटर होगा, क्या म्यूचुअल फंड से कुछ एक रिटायरमेंट जैसे क्या ICICI में कुछ है उसमें लेना बेटर होगा। ओके, तो कुल 10,000 की SIP संजीव जी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 4,000 की SIP है। 2 फंड इनके पास है, मिराई एसेट लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में तो अभी आपने इस चर्चा भी की। इसके अलावा 6,000 रुपए की और SIP करना चाह रहे हैं। इन टोटल 10,000 एक कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए कह रहे हैं 20 साल में 40 लाख रुपए, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 1 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा है। कैसे लग रहे हैं आपको इनके फंड्स, और कुछ बदलाव करने की जरूरत लग रही है आपको? और बाकी जो अतिरिक्त अमाउंट है SIP का, उसके लिए कौन से फंड सजेस्ट करेंगे आप? विश्वास जी, आपके जो दोनों फंड्स हैं, मेरे एसेट लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत अच्छे फंड्स हैं, और प्लीज इनको कंटिन्यू रखिए। जो सिप आप डाल रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिप डाल रहे हैं, उसी से कंटिन्यू करते रहिए। एक चीज आपने रिस्क की बोली, देखिए आप जो है ये दोनों फंड्स फुल इक्विटी फंड्स हैं, तो इसमें ये सोचना कि इसमें रिस्क नहीं होगा, कम रिस्क होगा, ज्यादा रिस्क होगा, बिल्कुल नहीं। जो भी मार्केट रिस्क है इसमें है, लेकिन आप ये भी सोचिए, आप जो बात कर रहे हैं रिटायरमेंट 25 साल बाद है, बच्चे की एजुकेशन 20 साल बाद है, तो उसमें अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी वो बड़ा जो आपको अमाउंट चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और इतने लंबे टाइम पीरियड में तो स्टॉक मार्केट की रिस्क जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो इसलिए आप प्लीज इसके लिए जो भी बना रहे हैं कॉर्पस, इन दोनों चीजों के लिए स्टॉक इक्विटी फंड्स ही लेके चले। मैं आपको ये कहूंगा कि जिस तरह से अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से डालेंगे, तो जो आपने अपना गोल्स बनाया है कि मुझे 1 करोड़ रिटायरमेंट का चाहिए और चाइल्ड एजुकेशन के लिए 40 लाख रुपए चाहिए 20 साल बाद, आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल पूरी होगी। अगर आप जैसे आपने कहा कि कोरोना टाइम आया तो आपने एकदम से निकाली, अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, जब नीचे मार्केट बुरी तरह से आती है, बहुत अच्छा खरीदने का टाइम होता है, तो तब आप और भी खरीदिए अगर आप खरीद सकते हैं, लेकिन निकलिए मत मार्केट से, नहीं तो आपको जो है ना वो आपका गोल्स पूरे नहीं होंगे। जहां तक और स्टॉक्स की बात है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि केनरा रोबेको का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, वो एक और फ्लेक्सी कैप ऐड कीजिए अपने इस पोर्टफोलियो में, और थोड़ा सा रिस्क को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लीजिए। ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड मुझे आपके लिए बिल्कुल सुटेबल रखता है। एक चीज और कि इन सभी फंड्स के अंदर आप अपना इक्वल SIP कर दीजिए, मतलब 10,000 डाल रहे हैं तो 4 फंड हो गए, 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, 2 मैंने बताए, केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड एंड ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, चारों फंड्स में 2,500 करके बस चलते रहे। लास्ट चीज जो मैं कहूंगा कि LIC की जो आपने ली हुई है 4,000 रुपए क्वार्टरली, मतलब 12,000 रुपए आप 4 चौके 16,000 रुपए आप दे रहे हैं, तो कहीं पे शायद वो पॉलिसी आपकी मुझे अच्छी नहीं लग रही। ज्यादा डिटेल्स मेरे पास आपने बताए नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, उसको थोड़ा रिव्यू करिए। वो शायद आपके लिए एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, आपको टर्म प्लान में ही जाना चाहिए। ओके पलाश जी, होपफुली आपने बिल्कुल संजीव जी बात पूरी कीजिए। पलाश जी, ये भी देखिए कि अगर आप अपनी SIP को 10,000 से शुरू करके 10% हर साल या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उससे और बढ़ा सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाए।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि एसआईपी बढ़ाते रहिए। अभी आपके पास टचवुड बहुत टाइम है, 20 साल का लंबा लक्ष्य है आपका। एसआईपी बढ़ाते रहिए और निवेश की तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर से बात करेंगे, जानेंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े उनके सवाल। बने रहिए हमारे साथ। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। तो आज हम बात कर रहे हैं मनी गुरु में, कुछ कॉलर से बात कर रहे हैं और कर्नल संजीव गोबिला इस वक्त हमारे साथ है, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव्स। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, अभिजीत सर मुकदम यवतमाल से हमारे साथ है। अभिजीत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका शो में। आप बच्चे की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट के लिए इस वक्त निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कितनी राशि की आपको जरूरत है और कहाँ कहाँ निवेश है आपका? हाँ मैडम, आपको मैंने पोर्टफोलियो भेज दिया है वैसा, और रिटायरमेंट के लिए जो मैंने आपको बताया था कि जो राशि जमा करनी थी उसके लिए भी आपको बताया है, मेल किया है। मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि मेरे 3 साल के बाद मुझे कुछ फंक्शन है, उसके लिए कुछ राशि इकट्ठा करनी थी, तो उसके लिए मैंने एक ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड जो है लिया है और ICICI फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड लिया है, तो उसमें कुछ अमाउंट जमा है मेरा, तो ये कैसा रहेगा उसके लिए पूछना था। ओके, ठीक है। तो ये कुछ निवेश है इनके, संजीव जी आपके पास इनके डिटेल्स भी हैं। एक तो 3 साल के बाद थोड़ी रकम चाहिए इन्हें इमीडिएटली, और फिर रिटायरमेंट 5 करोड़ का लक्ष्य 60 साल पर, और बच्चे की पढ़ाई 12 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य। क्या राय देंगे इन्हें? सबसे पहले तो जब मैं आपका पोर्टफोलियो देखता हूं अभिजीत जी, तो आपका थोड़ा रुझान कुछ एएमसी की तरफ ज्यादा है। आपके 10 फंड्स हैं, 10 फंड्स में से एसबीआई के 4 फंड्स हैं और एक्सिस के आपके 1 2 3 फंड्स हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखिए। एएमसीज के अंदर, जैसे फंड्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आपने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, बल्कि कहीं मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा किया हुआ है। उसी तरीके से आप एएमसीज का भी करिए। कहीं पे गलत एक नोशन रहता है कि एसबीआई का मतलब है एसबीआई बैंक है। जी नहीं, एसबीआई बैंक और एसबीआई एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग मैनेजमेंट है। तो आप कहीं पे उस चीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जो आपने एनपीएस अपना किया है 3,500 और एक्सिस रिटायरमेंट फंड, इसका जो आपने डाल रहे हैं 5,000, एक्सिस रिटायरमेंट में 1,000, तो 4,500 रुपए आपकी रिटायरमेंट के लिए काफी कम है। आप जो चाह रहे हैं कि 5 करोड़ के ऊपर एज 60 पे, अभी आप 36 साल के हैं, 60 एज पे मेरा 5 करोड़ हो जाएगा, इन फंड से नहीं होगा, अनलेस आप ये सोच रहे हैं कि आपका पूरा पोर्टफोलियो भी रिटायरमेंट की तरफ जाएगा। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि आप टाइम से इंक्रीज भी करना चाहते हैं। प्लीज एसआईपी को जरूर इंक्रीज कीजिए हर साल, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पोर्टफोलियो में एक छोटा सा चेंज अगर करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि एसबीआई फ्लेक्सी कैप जो है, उसकी जगह आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। अभी आपने एक चीज और बताई कि आप शॉर्ट पीरियड में 3 साल के अंदर अंदर कुछ पैसे की आपको जरूरत है। देखिए, ये जो आपका पोर्टफोलियो है, ये पूरा पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ये इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो है।
इक्विटी फंड्स को कम पीरियड के लिए 3 साल 4 साल वगैरह के लिए नहीं करना चाहिए, कम से कम 5 साल के हिसाब से चलना चाहिए, अनलेस कोई फंड जो है वो खराब परफॉर्म करने लग जाता है। तो जो आपने कहा कि मैं फ्लोटिंग रेट फंड में डालना चाहता हूं, बिल्कुल डाल दीजिए। वो फ्लोटिंग रेट फंड जो है वो आपके 3 साल बाद जो आपको पैसे चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग रेट फंड बेसिकली डेट फंड होता है, तो उसके लिए वो काम में आएगा। बाकियों में से अगर आप निकालेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कहीं मेरा रिटायरमेंट का, बच्चे की एजुकेशन का जो मैं गोल लेके चल रहा हूँ, इक्विटी लेके चल रहा हूँ, वो कहीं पे अफेक्ट ना हो जाए। ओके अभिजीत जी, होपफुली आपने सुन लिया कि आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। अगला सवाल लेते हैं ईमेल के जरिए। इलाहाबाद से मनोज जी हमें सवाल पूछ रहे हैं। इनकी उम्र 40 साल है, 4 फंड में इनकी 5,000 रुपए की एसआईपी है, 1 करोड़ का टर्म प्लान भी इन्होंने ले रखा है, 6 साल की 2 बेटियां हैं इनकी, बेटियों की शादी, बेसिकली हायर एजुकेशन, उनकी शादी की प्लानिंग, और जो इनकी जो होराइजन है वो है 12 से 15 साल का। सुकन्या समृद्धि में इनका निवेश है दोनों बेटियों के लिए, 4-4 हजार रुपए का निवेश करते हैं, इन टोटल 8,000 पर मंथ। पीपीएफ में भी 4,000 रुपए पर मंथली निवेश है, वीपीएफ करते हैं ये 10,000 का। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में 2,000, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप में 1,000, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप में 1,000 और आईसीआईसीआई प्रू पीएचडी में 1,000 का इनका निवेश है। तो इनका पूरा पोर्टफोलियो तो आपने देख लिया संजीव जी, अब क्या सलाह देंगे इन्हें, कुछ बदलाव करेंगे? मैं ये कहूंगा कि मनोज जी आप बिल्कुल राइट लाइंस पे चल रहे हैं, फिर भी पोर्टफोलियो को देखते हुए मैं छोटी सी करेक्शंस बताना चाहूंगा। पहले तो मनु लाइफ जो है, ये महिंद्रा मनु लाइफ, ये एक बहुत नई एएमसी है और इसके जो फंड्स हैं अभी तक कोई कुछ फंड्स ने बेटर करना शुरू किया है, पर मैं ये कहूंगा कि एक एएमसी को कम से कम 3 साल आप चलने दीजिए, अलग अलग मार्केट साइकिल से चलने दीजिए। तब हम जैसे हम जब इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों का, तो हम उस एएमसी में नहीं जाते हैं जो 3 साल से कम वो अपने को परफॉर्मेंस दिखा पाई है। तो आपके जो 2 फंड्स हैं, महिंद्रा मनु लाइफ मल्टी कैप और महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप, इनको थोड़ा सा देखिए, ज्यादा केयरफुली देखते रहिए। मैं बल्कि ये कहूंगा कि महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप की जगह एक्सिस मिड कैप फंड को आप ले सकते हैं। एक चीज और, आपके पास आईसीआईसीआई पीएचडी फंड है, चाहे आप उसके अंदर सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ का डाल रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एक बिल्कुल सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल फंड काफी एग्रेसिव होते हैं और काफी वोलेटाइल भी हो सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपके फंड में पूरे पोर्टफोलियो कोई भी लार्ज कैप फंड नहीं है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल आधार होते हैं एक पोर्टफोलियो का, और एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड ना होना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। सुकन्या समृद्धि बहुत अच्छी स्कीम है, प्लीज कंटिन्यू रखिए। और बाकी चीजों के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लिया हुआ है। अधिकतर लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में मालूम नहीं होता है, पर आपने लिया, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो मनोज जी ऑल द वेरी बेस्ट आपके निवेश के लिए। अगला सवाल भी ईमेल से लेते हैं। मध्य प्रदेश से प्रकाश सिन्हा हमें सवाल भेज रहे हैं। 23 साल की उम्र में इन्होंने की है फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरा एसेट इमर्जिंग में 2,000 की एसआईपी है और इनका भी मासिक 8,000 निवेश का प्लान और भी है। ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों ही कैटेगरी से आपसे फंड का सजेशन चाह रहे हैं ये, और ये जानना चाह रहे हैं कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड में अगर ये निवेश करना चाहें तो ये फंड कैसा रहेगा? ओके, आपने जो भी कैटेगरीज लिखी हैं, ब्लू चिप फंड मतलब मैं मान के चलता हूँ लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं, ये दोनों कैटेगरीज तो एक पोर्टफोलियो में होना ऑलमोस्ट कंपलसरी है। लेकिन एकदम से आप जंप करके स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं, मैं उसकी जगह रिकमेंड करूंगा कि आप एक मिड कैप फंड के अंदर जाइए। स्मॉल कैप फंड बहुत लंबे पीरियड के लिए ही लिया जाता है, लेना चाहते हैं उसको एडिशनल ले सकते हैं, लेकिन मिड कैप को छोड़ करके सीधा स्मॉल कैप लेना थोड़ा सा पोर्टफोलियो को इम्बैलेंस कर सकता है। आपने जो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एक बहुत अच्छा फंड है, घबराइए मत कि 2,500 रुपए ही वो आपको उससे ज्यादा एसआईपी नहीं करने दे रहे। अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट एसआईपी में 10,000 है तो 2,500 बहुत है।
और भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम ओवर द टॉप जाके एक ही फंड के अंदर सब कुछ डालने लगे। तो आप 2,500 पे कंटिन्यू रखिए। बाकी चीजों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, लार्ज कैप में आप केनरा रोबेको ब्लू चिप में चले जाइए। फ्लेक्सी कैप के लिए बार बार आज जो नाम आ रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, वो एक बहुत अच्छा फंड है, उसमें चले जाइए। और मिड कैप में आपको एक्सेस मिड कैप में जाने के लिए मैं कहूंगा। ये आपका 10,000 रुपए का SIP बन जाता है पोर्टफोलियो, और जो आपने 10 से 20% एवरी ईयर इंक्रीज करने वाले बात है, ये बहुत पावरफुल चीज है। प्लीज इसको करिए और आपको रिजल्ट्स जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्लेजेंट रिजल्ट्स दिखेंगे। चलिए प्रकाश जी, होपफुली आपने सुना होगा अपना सवाल और उसके जवाब में आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद करेंगे संजीव जी, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल हुए। एक बार फिर से थैंक यू सो मच।